एक चलिए, तो पहले कल जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक दो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे भी थे कि सर मेरे को ये नहीं आया, मेरे को ये नहीं आया, तो एक बार करते हैं बात। एक क्वेश्चन था कल कि at 700 Kelvin the equilibrium constant Kp for the reaction। रिएक्शन क्या दी गई है, 2SO3 changing into 2SO2 गैस प्लस में O2 गैस। ठीक है, यहां पर भी गैस लिखा हुआ है, इज 1.80 into 10 की पावर -3 kPa किलो पास्कल। What is the numerical value of Kc in moles per liter। आपको Kc की वैल्यू बतानी है मोल्स पर लीटर में। फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर पर। देखिए, अब सबसे पहली बात, आपको जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन क्या है कि 2SO3 गैस चेंजिंग इनटू 2SO2 गैस प्लस में O2 गैस। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर Kp की वैल्यू दी गई है 1.80 इंटू 10 की पावर -3 किलो पास्कल। 1.80 इंटू 10 की पावर -3 किलो पास्कल। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भैया मेरे को Kc बताइए। अब सबसे पहली बात, जब आपको Kp दे रखा हो या Kc दे रखा हो, कोई एक दे रखा हो और दूसरे की वैल्यू पूछे, मैंने कल भी आपको बताया था रिलेशनशिप की Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो पहले डेल्टा Ng ही निकाल लेते हैं। डेल्टा Ng क्या होता है, Np माइनस Nr। ठीक है, Np मतलब था नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में चेक करोगे तो 2 और 1 इसका कितने हो गए, 3 हो गए। माइनस रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, तो 3 - 2 डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आप इसको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट भी कर सकते हो, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 1। अब कहता है मैं क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर लेता अगर मेरे को यहाँ पर Kp की वैल्यू किलो पास्कल में नहीं मिलती, बार वगैरह में या एटमॉस्फेयर में मिलती, या फिर यूनिट लेस। ठीक है, तो पहले मैं किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1.80 इंटू 10 की पावर -3 किलो है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पास्कल। 1.80 इंटू 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, तो 1.80 पास्कल आ गया। ठीक है, अब आपको इसको बार में चेंज करना है, तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पास्कल में और बार में रिलेशनशिप पढ़ा होगा
तो कितने से डिवाइड कर दूं, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देता हूं, ये आपका बार में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1.80 इंटू 10 की पावर -5 बार। ठीक है, ये आपकी केपी की वैल्यू आ गई। अब केपी की वैल्यू केपी की जगह पर रख देते हैं 1.80 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू केसी हम लोगों को निकालना है। आर की वैल्यू कितनी लेनी है, तो बार में हो तो 0.0831 इंटू टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आप लोगों को 700 केल्विन, देखो स्टार्टिंग में बोल रहा है 700 केल्विन। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तब भी आप लोग उसको केल्विन में चेंज करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर आपका केल्विन में ही रहेगा। तो यहाँ से जब आप केसी निकालेंगे तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.80 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.0831 इंटू 700। ठीक है, अब आप यहां से सोल्व करेंगे, जब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां से वैल्यू आएगी 3.09 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.09 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे को दिया गया था, अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे को दिया गया, एट 773 केल्विन, 773 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 6.02 इंटू 10 की पावर -2 लीटर स्क्वायर मोल की -2। ठीक है जी, इक्वेशन दी गई है N2 गैस प्लस 3H2 गैस changing into 2NH3 गैस। ठीक है, आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, केपी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो भैया हमारा तो वही रिलेशनशिप है क्या कि केपी इक्वल टू क्या रिलेशनशिप है कि केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ, फर्क सिर्फ ये हुआ कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको केपी की वैल्यू दे रखी थी, केसी की पूछ रहा था, यहाँ पर केसी की दे रखी है, केपी की पूछ रहा है। तो पहले डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है, एनपी माइनस एनआर। एनपी देखिए कितना है, प्रोडक्ट मोल गैसेस कितने हैं, 2 ही है, माइनस रिएक्टेंट गैसेस मोल कितने हैं, 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 -2। ठीक है, तो क्या हो गया कि Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -2। ठीक है, जब आप आगे इसको सोल्व करेंगे तो Kc की वैल्यू दे रखी है 6.02 इंटू 10 की पावर -2। R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 अगर लीटर में मिल गया तो। ठीक है, इसके इंटू टेम्परेचर कितना है 773 की पावर -2। ठीक है, आगे सोल्व करूंगा तो 6.02 इंटू 10 की पावर -2, इसको कहां ले जाऊंगा नीचे, 0.0821 इंटू 773 की पावर कितनी 2। उसके बाद आप लोग सोल्व कर लेंगे, आप लोगों के पास Kp की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और था,
इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन और था, आपसे पूछा गया था, वो सबने ही गलत किया कि CaCO3 सॉलिड चेंजिंग इनटू, ढंग से देख लेना इस क्वेश्चन में, CaO सॉलिड प्लस में CO2 गैस। ठीक, आप लोगों को बोला गया कि इसका Kc लिखिए, तो आप लोगों ने लिखा Kc इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब CaO इंटू CO2 डिवाइडेड बाई CaCO3। एक चीज याद करिए, पीछे पीछे आप लोगों ने एक चीज लिखी थी कि सॉलिड अगर लिखा हुआ हो कहीं पर या प्योर लिक्विड हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड होगा उसकी जगह पर 1 आ जाएगा सिर्फ। तो Kc की वैल्यू कितनी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये चीज याद रखना, आगे से गलती आप ना करें। ठीक है, और अगर इसका Kp लिखेंगे तो Kp में तो वैसे ही गैसियस मोल आते हैं, तो सिर्फ क्या आएगा, प्रेशर ऑफ किसका, CO2 का, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kp। ओके भाई, आई थिंक सो आप लोगों के सबके क्वेश्चन हो गए होंगे जो आपने पूछे होंगे। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचा हो तो एक बार मैं आप लोगों को, वो बच्चा सिर्फ थंब इम्प्रेशन देगा, शेयरिंग रोक रहा हूँ एक बार, सिर्फ वो बच्चा थंब इम्प्रेशन देगा जिसका क्वेश्चन रहा है सिर्फ, और कोई क्वेश्चन जो उसको पूछना हो सिर्फ मैं उसको। आदित्य वर्मा जी समझ गया मैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। नितेश अग्रवाल जी, ओके, नितेश अग्रवाल जी और आदित्य वर्मा जी, ये दो बच्चे हैं। तो नितेश अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट। नितेश अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहाँ चले गए अब, अनम्यूट कीजिए नितेश। यस सर। बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन, Kp फॉर द रिएक्शन N2O4 गैस रिवर्सिबल रिएक्शन 2N2 गैस इज 0.157 atm at 227 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure. Calculate Kc for the reaction. 2NOCl changing into 2NO plus Cl2 वाला। फिर से म्यूट कर लिया। यस सर। 2NOCl changing into 2NO plus Cl2 वाला। नो सर, ये वाला N2O4 गैस रिवर्सिबल रिएक्शन टू NO2। मेरे को सर जो नहीं आपने मिल रहा इसमें मेरे क्वेश्चन कराया, पास। सर जो मेरे आपने अभी पास क्वेश्चन कराया उसी N2O4, हाँ के। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, यस सर। ओके, म्यूट कर लीजिए अब। आदित्य वर्मा जी आपका क्वेश्चन कल कराएंगे हम। ओके भाई। ओके, तो नितेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, अब उस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि N2O4 चेंजिंग इनटू 2NO2, एक गैस लिखा हुआ है इधर, इधर भी गैस लिखा हुआ है। इस इक्वेशन के लिए Kp की वैल्यू दे रखी है 0.157 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कंडीशन ली गई है। ठीक है, आपको कह रहा है कि भैया Kc बताओ इस रिएक्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से नितेश अग्रवाल जी, इफ यू आर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं। देखिए अब सॉल्यूशन, Kp इक्वल टू क्या रिलेशनशिप था, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है,
तो पहले डेल्टा एनजी निकाल लें। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, एनपी माइनस एनआर। तो एनपी कितना आया 2 माइनस एनआर कितना है 1, 2 माइनस 1 आ गया 1। ठीक, आपको केपी की वैल्यू दे रखी है 0.157 लिख दिया। केसी हम लोगों को निकालना है। आर की वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में हो तो 0.0821। टेम्परेचर देखो, अब टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। मैंने कहा टेम्परेचर किस में चेंज करोगे, केल्विन में। 273 कितना हो गया, 300 केल्विन इंटू 300। ठीक है, तो आई थिंक सो अब जो है वो आंसर निकाल लेंगे आप लोग। Kc इक्वल टू 0.157 अपॉन में 0.0821 इंटू 300। आई थिंक सो अब नितेश अग्रवाल जी आप आंसर निकाल लेंगे, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी अब आप लोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, आज की थोड़े आगे की बात करते हैं अब धीरे धीरे। सबसे पहली बात क्या है, हम लोग कल कुछ नोट लिख रहे थे। हमने लिखा था के इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सेकंड नोट है आज का, उसके जस्ट बाद जो आपको लिखना है सेकंड नोट क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब क्लास ओवर हो जाए तो मेरे को बता देना, मेरे को पता नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। ठीक, इक्वेशन लिखता हूं मैं 2xo। मेरी बात को ढंग से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। कोई डाउट रह जाए तो जब सेकंड सेशन में आओ तो बाकी बच्चे जब तक ज्वाइन हो तो आप लोग स्टार्टिंग में जल्दी से ज्वाइन करके मेरे से पूछ लेना। x2 गैस प्लस में O2 गैस, K1 की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 की पावर 24। दूसरा है 2xO2 x2 गैस प्लस में 2O2 गैस। K2 की वैल्यू दी गई है 2.5 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा, देखो प्रोडक्ट तो दोनों ही सेम है, X2 और O2, X2 और O2। तो प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हम लोग, तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट XO ज्यादा स्टेबल है या XO2 ज्यादा स्टेबल है। फिर बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट XO ज्यादा स्टेबल है या XO2 ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखें कि एज K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 जो है वो बड़ा है K2 से। आपको ये मत पूछ लेना सर क्यों बड़ा है, भाई 10 की पावर 24 और 10 की पावर 10 है, कभी आप 1 और 2.5 देखो। ठीक है, K1 इज ग्रेटर देन K2। तो और एक बात लिखा है क्या कि जिसका K ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा होगा उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब उसके रिएक्टेंट की और उसके रिएक्टेंट की, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो, और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भैया इसका मतलब है जिसका K कम होगा उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो K कम किसका है? XO2 का। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया एक बार ये जेईई मेन में। सो XO2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? XO से। रिएक्टेंट के बारे में बताया तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये सेकंड नोट था जो हम लोगों ने चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आज का जो अगला टॉपिक है ना, एक नोट और रह गया, सॉरी एक नोट और क्या है? एक्टिविटी। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कहीं पर भी, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं, कंपटीशन में पूछता है ये। एक्टिविटी इज इक्वल्स टू बराबर होता है किसके? एक्टिविटी कोफिशिएंट। आजकल क्या कर लिया गया कि गैसियस रिएक्शन हो या कॉन्सेंट्रेशन वाली रिएक्शन हो, मतलब Kc पूछे Kp पूछे, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर की बजाय एक्टिविटी की टर्म में बताने लग गए अब। ठीक है, तो एक्टिविटी वही है। एक्टिविटी एक्टिविटी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। यहाँ पर एक फायदा है, मोलैलिटी भी ले सकते हो या फिर मोलैरिटी भी ले सकते हो। ठीक है, दैट इज एक्टिविटी को दिखाते हैं हम लोग ए से और एक्टिविटी कोफिशिएंट को दिखाते हैं गामा से इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी होता तो कैपिटल एम आ जाता। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन दी गई हो कि ए प्लस बी चेंजिंग इनटू सी प्लस में डी, और अगर इसका K लिखना हो एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म में, तो क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ऑफ C रेज़ टू पावर C, एक्टिविटी ऑफ D रेज़ टू पावर D, एक्टिविटी ऑफ A रेज़ टू पावर A, एक्टिविटी ऑफ B रेज़ टू पावर B। ये एक्टिविटी की टर्म में है। कभी आपसे पूछ ले कि एक्टिविटी की टर्म में लिख के दिखाइए, तो सिंपल सा है, सिर्फ जो कंसंट्रेशन वगैरह लिखते थे वहां पर एक्टिविटी का ए लिखना है बस। ठीक है, चलिए तो आज के अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का अगला टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कभी भी अगर जेईई मेन के एग्जाम में बैठते हैं या किसी और कंपटीशन में बैठते हैं और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन बनता है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो डाल ही देता है कैसे ना कैसे करके। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि द वैल्यू ऑफ equilibrium constant the value of equilibrium constant is constant for a particular reaction। at a particular temperature। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब कंसंट्रेशन
कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने निकाल लिया। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वहां पर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही होती है, कंसंट्रेशन अफेक्ट कर ही नहीं सकती। इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो कंसंट्रेशन तो कैसे अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो या तो डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा या एसोसिएशन ज्यादा। डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, इसलिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर इफेक्ट पड़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है कि अगर किसी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जाए, इफ द इक्वेशन इज रिवर्स, इफ द इक्वेशन इज रिवर्स्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास ओवर हो जाए तो मेरे को बता देना मेरे भाई। अच्छा, हो गई क्या? अच्छा, इफ द इक्वेशन इज रिवर्स, अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाए कॉल करके बता देना क्लास ओवर होते ही। इफ द इक्वेशन इज रिवर्स, अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाए तब मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं ए चेंजिंग इनटू बी, ए चेंजिंग इनटू बी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं मैं के सी। मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, के सी नहीं, के ही दिखा देते हैं इसको, चलो। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन लिखी कि मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, बी चेंजिंग इनटू ए। अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं के डैश, तो के डैश क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तब आपसे अगर पूछे कि के डैश और के में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो के डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय के है। अच्छी तरह से देख लो कि के डैश जो है वो 1 बाय के के बराबर है। तो अगर इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, या फिर रेसिप्रोकेटेड बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, आप इक्वेशन भी लेके लिख सकते हैं। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक, मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी कि CH3COOH प्लस C2H5OH चेंजिंग इनटू CH3COOC2H5, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, 10th क्लास में बहुत बार पढ़ी होगी, प्लस H2O। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या होगा, concentration of CH3COOC2H5 into H2O divided by concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH।
ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, इफ द इक्वेशन इज रिवर्स, रिवर्स कर दें तो एक बार रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगी, CH3COO C2H5 plus H2O changing into CH3COOH plus C2H5OH। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3COOH C2H5OH divided by CH3COO C2H5 और H2O। अब आप K डैश और K में रिलेशनशिप देखिए कि नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बोला वो आपकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। अभी क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक कि इफ द इक्वेशन is divided by 2, if the equation is divided by 2, अगर किसी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलो मैं इक्वेशन ले लेता हूं पहले, उसके बाद में देखता हूं। N2 plus 3H2 changing into 2NH3, मेरे को ये इक्वेशन दी गई, मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखा। क्या लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन हो गई 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 चेंजिंग इनटू NH3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर K डैश लिखते हैं तो K डैश क्या होगा, K डैश क्या होगा, NH3 डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1/2 H2 की पावर 3/2। आप लोगों से K डैश और K में रिलेशनशिप पूछने की बताने की कह रहा है। आप देखिए K डैश और K कैसे बराबर है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आप मेरे को ये बता दीजिए स्क्वायर रूट लेने पर क्या नीचे वाली चीज आ जाएगी, बताइए। अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद नीचे वाली चीज आ जाएगी आपके पास, तो क्या आएगा, K डैश इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the new equation is square root of K। तो नई इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुरानी वाले का स्क्वायर रूट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ K। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 पर। अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ द इक्वेशन is multiplied by 2, if the equation is multiplied by 2 then
the equilibrium constant for the new equation is square of k. तो नई इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुरानी वाली का स्क्वायर होगा, दैट इज के स्क्वायर। लिख के देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दी गई a चेंजिंग इनटू b, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा k इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो k डैश क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप खुद देखिए k डैश और k में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप k का स्क्वायर कर देते हैं तो ये चीज सेम है, तो k डैश इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब इसी में एक चीज और आ गई फर्दर अपने काम के लिए। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन ये आ जाती। तो क्या हो जाता, k डबल डैश इज इक्वल्स टू b की पावर 3 डिवाइडेड बाई a की पावर 3। मतलब वहां पर क्या हो जाता, k क्यूब हो जाता। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो na चेंजिंग इनटू nb, तो क्या हो जाएगा, k ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू concentration of b की पावर n डिवाइडेड बाय concentration of a की पावर n। मतलब क्या हो जाएगा, k की पावर कितना है। मैंने ये बाकी क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाई मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लाइड बाय 2 से पढ़ा दी। पेपर में मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दे, तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। जितने से मल्टीप्लाई करोगे वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप एक एग्जांपल लिख के देख सकते हैं खुद से। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल H2 गैस या H2 प्लस I2 चेंजिंग इनटू 2HI। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2HI सॉरी 2H2 प्लस 2I2 चेंजिंग इनटू 4HI। आप इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए और उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 पर। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 क्या है, इफ द इक्वेशन is written in two or more than 2 steps। अगर किसी इक्वेशन को 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में लिखा जाता है, if the equation is written in 2 or more than 2 steps having equilibrium constant
K1, K2 एंड सो ऑन। देन क्या होगा? मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक इक्वेशन लिखी गई A चेंजिंग इनटू B, ठीक है। एक इक्वेशन लिखी गई B चेंजिंग इनटू C। इक्वेशन क्या थी? एक बार इसको रब कर देते हैं, फिर चलते हैं दोबारा से। मेरी बात ढंग से सुनना। एक इक्वेशन दी गई कि A चेंजिंग इनटू D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला गया K। अब इसी इक्वेशन को स्टेप्स में लिखा गया। स्टेप्स में कैसे? स्टेप 1 बताया गया कि पहले A जो है वो B में कन्वर्ट हुआ, फिर जो B है स्टेप 2, फिर जो B है वो C में कन्वर्ट हुआ। स्टेप 3 फिर क्या बताया गया कि जो C है वो किस में? D में कन्वर्ट हुआ। तो पूछ रहा है अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो K लिखिए, K क्या होगा? concentration of D divided by concentration of A, concentration of B upon में concentration of A, concentration of C upon में concentration of B, इसमें क्या आ जाएगा? concentration of D upon में concentration of C। तो आप एक चीज देखना कि अगर आप लोग K1, K2 और K3 को मल्टीप्लाई करते हैं, K1, K2 और K3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो किसके बराबर आएगा? B by A into concentration of C upon concentration of B into concentration of D upon concentration of C। C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या बच गया? concentration of D upon में concentration of A बच गया। तो क्या आया? K1 into K2 into K3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? K के बराबर हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन स्टेप्स में लिखी गई हो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से हो जाएगा। 4 स्टेप में लिखी जाती तो K1 into K2 into K3 into K4 हो जाता, 5 में होती तो K1 into K2 into K3 into K4 into K5 हो जाता। तो देन क्या लिख रहा हूं? देन K इक्वल्स टू K1 into K2 into K3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को, एक एग्जांपल खुद से करने के लिए। वो एग्जांपल क्या है कि इक्वेशन दी गई, गिवन इक्वेशन क्या है? N2 plus 2O2 changing into 2NO2, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया गया K है। इसी इक्वेशन को स्टेप्स में लिखा गया। स्टेप 1 N2 plus O2 changing into 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। स्टेप 2 और करके देखना, बस ऐसे ही आंसर समझ लेना। 2NO plus O2 changing into 2NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया K2। तो पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज द रिलेशनशिप between K, K1 and K2, K, K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप है? ये क्वेश्चन आया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 पर। 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ
equilibrium constant the value of equilibrium constant is not affected by the addition of catalyst. कैटलिस्ट के एडिशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट इंक्रीजेस बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को सेम बढ़ाता है, इसलिए उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर से बता रहा हूं, कैटलिस्ट का कोई भी फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट के एडिशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 changing into 2NH3 is इस रिएक्शन के लिए फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 changing into 2H3 the value of Kp is, Kp की जो वैल्यू है is 49, कितनी दी गई है? 49 दी गई है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर। क्वेश्चन क्या आया? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp at the same temperature for the reaction। रिएक्शन क्या है? NH3 changing into half N2 plus 3/2H2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, NH2 COO NH4 gaseous changing into 2NH3 gaseous plus CO2 gas if total pressure is PT, सॉरी NH2 COO NH4 जो है ये यहाँ पर सॉलिड है भाई, सही कर लेना। If total pressure is PT, then calculate the value of Kp। और गूगल बाबा से भी ढूंढ लेना, तो गूगल बाबा भी मिल जाए तो। NH4HS solid changing into NH3 gas plus H2S gas if total pressure is PT, then calculate
the value of Kp. Question number 4. If T बराबर 1/r हो, then find the relationship between Kp and Kc. क्वेश्चन नंबर 5 है 2SO3 गैस changing into 2SO2 gas plus half O2 gas के दे रखा है 64. कैलकुलेट equilibrium constant of SO2 gas plus half O2 gas changing into SO3 gas. Question number 6. A changing into C. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 10 की पावर -2. C changing into D. इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई 10 की पावर -3. E changing into D. इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 10. E changing into B. इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 12. कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A changing into B. अगर आपको इन सब इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो तो आपको A changing into B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है. ठीक है भाई. उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें. अगला जो टॉपिक है कितना टाइम बचा हुआ अभी? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप तो दो टाइप का होता है भाई. एक होता है होमोजीनियस. और एक होता है हेट्रोजीनियस. ठीक है. होमो मतलब होता है सेम. होमो मतलब क्या होता है? सेम. तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था हमने एक बार. व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज. अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेज में हो. सेम मतलब ये है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये नहीं कि एक दो, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं
आपके पास इक्वेशन में वो सभी सेम फेस में हो। सेम फेस का मतलब होता है या तो गैसेज हो या फिर लिक्विड्स हो, मतलब या तो सारे गैस हो या सारे लिक्विड्स हो, इज कॉल्ड होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल N2 gas plus 3H2 gas changing into 2NH3 gas, 2SO2 gas plus O2 gas changing into 2SO3 gas। ठीक है, हेट्रोजीनियस में कितनी मिनट बची हुई, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, कोई बता दो मेरे को मैसेज करके एक बार। टू मिनट्स। ठीक, अब हेट्रोजीनियस क्या कहता है कि व्हेन reactant and product are not in same phase, जब सेम फेस में ना हो। अब ये सेम फेस का केस सब पे एप्लीकेबल है, ये नहीं कि मान लीजिए 4 रिएक्टेंट है और मतलब 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो 2 तो गैसियस हो गए और 2 सॉलिड हो गए, तो बैलेंस स्टेज हो गई। नहीं, अगर एक भी सॉलिड है और बाकी सब गैस है तो वो हेट्रोजीनियस होगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट। When reactant and product are not in same phase is called क्या, हेट्रोजीनियस। चलो भाई रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं इसको साथ में ऐड करके, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए क्या था कि भाई when reactant and product are not in same phase is called heterogeneous। For example देखिए अब यहाँ पर CaCO3 solid changing into CaO solid प्लस में CO2 गैस। अब ये हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस हो गया, तो गैस होते ही मतलब अलग फेस आते ही वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। 3Fe solid plus 4H2O gas changing into Fe3O4 solid plus 4H2 gas। अब देखो, अब कोई कहे कि सर जी एक रिएक्टेंट सॉलिड है तो एक प्रोडक्ट भी सॉलिड है, ये गैस है तो ये भी गैस है, फिर तो होमोजीनियस होना चाहिए। नहीं भाई, सॉलिड और गैस ये होते ही हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, अगर मेरे को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखने के लिए बोले तो क्या होगा, आपने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO, वृंदा ढंग से देख लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। हमें सिर्फ और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है, 1 लेनी है, 1 लेनी है, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बचेगा। CO2 गैस है जी, बोल वृंदा क्या बोल रही, जल्दी बोल। कुछ नहीं, मैं आंसर बता रही थी। Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब कहता है इस इक्वेशन का लिखने के लिए बोले तो इसका Kc लिखें, तो Kc मैंने लिख दिया Fe3O4 और इंटू H2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई Fe की पावर कितनी 3 और H2O की पावर कितनी 4। तो भैया ये दोनों तो सॉलिड हैं, तो ये भी कितना 1, ये भी कितना 1, तो क्या क्या बच जाएगा, सिर्फ गैस वाले। मैं एक बार के लिए इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले, आप सीधा लिख सकते हो H2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय H2O की पावर 4, आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई।
चलो नहीं होगा अभी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो चीज है दैट इज यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो भाई, है ना, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या आया कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन मानी गई, रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी चेंजिंग इनटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप लोगों को बोला गया इसका केसी लिखो। तो केसी क्या हो गया बताओ? केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई की पावर वाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, ऊपर कितना है एक्स और वाई, तो मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई पावर, नीचे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, क्योंकि मेरे को यूनिट लिखनी है, रेज़ टू पावर कितना? ए प्लस बी। अब आगे लिखोगे तो बेस सेम है दोनों का, तो ऊपर चली जाएगी पावर, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस में ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए प्लस बी रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर कितना हो गया? डेल्टा एन। ये यूनिट के लिए हो गया, केसी की यूनिट के लिए। इसी तरह से केपी की यूनिट लिखनी हो तो क्या हो गया? पी की पावर, सॉरी, प्रेशर ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एक्स, प्रेशर ऑफ वाई रेज़ टू पावर वाई, प्रेशर ऑफ ए रेज़ टू पावर ए, प्रेशर ऑफ बी रेज़ टू पावर बी। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर किस में यूनिट होती है? एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई, एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर क्या? ए प्लस बी। एटमॉस्फेयर की जगह पर बार भी हो सकता था। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस में ए प्लस बी। मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी, या फिर अगर बार में लिखते तो बार रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी। मतलब जो डेल्टा एन जी है वो हमें बताएगा केसी और केपी की यूनिट क्या हो। अब सबसे पहली बात, इफ डेल्टा एन जी बराबर 0 हो, अगर डेल्टा एन जी किसके बराबर हो? 0 हो। कब होगा? दैट इज एनपी बराबर हो जब किसके? एनआर के। देन केपी एंड केसी जो होंगे वो यूनिट लेस होंगे। आपको केपी केसी की वैल्यू यूनिट बताने के लिए क्या करना है? सिर्फ डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करो, और डेल्टा एनजी की केसी की पूछे तो इसमें रख दो, और केपी पूछे तो इसमें रख दो। मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आज का लास्ट है ये। फॉर एग्जांपल इक्वेशन दी गई पहली,
H2 gas plus I2 gas changing into 2HI gas। दूसरी N2 gas plus 3H2 gas changing into 2NH3 gas। तीसरा PCl5 gas changing into PCl3 gas plus Cl2 gas। ठीक है, आपको इन तीनों इक्वेशंस के लिए Kc और Kp की यूनिट लिखनी है। ठीक, राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई।